सूरजकुंड गांव में रवि किशन नाम का एक सेठ अपनी सौतेली बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी रोशनी बहुत सुंदर थी, जबकि वो सेठ एक बहुत ही लालची इंसान था। एक दिन, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सैर पर जा रहा हूँ। और तू कहाँ जा रही है इतनी सुबह सुबह? पिताजी मैं असल में घर में सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, इसीलिए मैंने सोचा नदी किनारे जाकर उन्हें धो आती हूँ। अच्छा ठीक है। रवि किशन के कहने पर रोशनी नदी किनारे जाकर कपड़े धोने लगती है। तब अचानक वहां शंकर नामी एक अमीर आदमी आता है और रोशनी की सुंदरता देखकर अपने मन में सोचता है, ओहो, ऐसी सुंदरता तो मैंने पहली बार देखी है। आखिर ये अप्सरा इतने समय से कहाँ छिपी थी? खैर कोई बात नहीं, अभी पता लगाता हूँ कि ये कौन है। अभी शंकर अपने मन में ये सोच ही रहा होता है, तब अचानक वहाँ गांव के दो आदमी आ जाते हैं। अरे राम राम शंकर भाई, आप यहाँ? हाँ राम राम। बोला वो दरअसल मैं यहाँ से गुजर रहा था तो बस यहीं रुक गया। खैर तुम मुझे एक बात तो बताओ। हाँ शंकर भाई, पूछो क्या बात है? ये लड़की कौन है और किसकी बेटी है? शंकर के इस तरह पूछने पर भोला ने नदी किनारे कपड़े धोती रोशनी को देखा और फिर कहने लगा, अरे शंकर भाई, वो अपने रवि किशन सेठ है ना, ये उन्हीं की सौतेली बेटी है। खैर अभी मुझे देर हो रही है तो मैं चलता हूँ। भोला ये कहकर वहाँ से चला जाता है, जबकि शंकर भी कुछ सोचते हुए सेठ रवि किशन के पास जाता है। अरे शंकर साहब, आप यहाँ? हाँ रवि किशन, असल में मैं यहाँ तुमसे एक बात करने आया हूँ। जी कहिए, क्या बात है? रवि किशन, मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। और देखो, मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी सगी नहीं बल्कि सौतेली बेटी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें उसके बदले ये धन दे रहा हूँ। ये लो। क्या? इतना धन? हाँ, बस तुम मुझसे अपनी बेटी का विवाह करवा दो और फिर मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा धन दूंगा। शंकर के इस तरह लालच देने पर रवि किशन खुशी से उन पैसों के लिए अपने मन में सोचता है, ये शंकर तो इस गांव का सबसे अमीर इंसान है, और अगर ये मुझे अभी इतना धन दे रहा है तो रोशनी का विवाह होने के बाद तो ये मुझे माला माल कर देगा। हाँ, मुझे इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हाँ। अभी रवि किशन अपनी सोच में गुम था, तब शंकर एक बार फिर बोला, क्या वो सेठ रवि किशन, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जाओ तुम अपनी बेटी को ये बात बता दो। और हाँ, मुझे विवाह जल्दी से जल्दी करना है। शंकर खुशी से ये कहकर वहां से चला जाता है। तब अचानक वहां रोशनी आती है और रवि किशन ये बात उसको बताता है। अरे रोशनी, पता है तुझे, आज तेरे लिए गांव में जो सबसे अमीर शंकर नाम का आदमी है ना, तेरे लिए रिश्ता भेजा है। और साथ ही मुझे विवाह के बदले उसने इतना सारा धन दिया है, और उसका कहना है कि विवाह के बाद तो माला माल कर देगा। क्या पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब आपने पैसों की लालच में मेरा रिश्ता उस शंकर से तय कर दिया? क्या आप नहीं जानते वे कितना निर्दयी और क्रूर स्वभाव का इंसान है? अरे बेटी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने तेरा विवाह उससे तय कर दिया है। और देखना, तेरे विवाह के बाद तो हम और भी माला माल हो जाएंगे, और फिर हमारे पास पैसे की रेल पेल यूं होगी, यूं। तब रोशनी उसकी बात सुनकर परेशान हो जाती है। नहीं पिताजी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप मेरे साथ नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं उस आदमी से कभी किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूंगी। अभी रोशनी का ये कहना ही था, तब अचानक रवि किशन ने रोशनी को मारना शुरू कर दिया। पिताजी, आप चाहे मुझे मारें, कुछ भी करें, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उससे किसी भी कीमत पर विवाह नहीं करूंगी। अच्छा,
मैं भी देखता हूँ कि तू कैसे नहीं करेगी उससे विवाह। मैं कुछ नहीं जानता। मैं तेरी वजह से उस अमीर इंसान को अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता। तुझे उससे विवाह तो करना ही होगा। रवि किशन रोशनी को मारते हुए ये बात कहता है। रोशनी दर्द से तड़पती हुई रोने लगती है और रवि किशन उसे मारते हुए जब थक जाता है तो वो बाहर चला जाता है। उसके बाद रोशनी उसे जाते हुए देख रोने लगती है और मन में सोचती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पिताजी तो मेरा विवाह इस शंकर से तय कर आए हैं। अब मैं कैसे रोकूं उन्हें? क्या करूं? कुछ तो मुझे करना ही होगा, क्योंकि अगर मेरे पिताजी को रोका नहीं गया तो पिताजी अपने लालच के आगे मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे। रोशनी रोते हुए ये सोचती है, जबकि अब इस बात को 2 दिन गुजर जाते हैं जब रवि किशन फिर से रोशनी से कहता है, बेटी, मैं जल्दी से जल्दी तेरा विवाह शंकर से करना चाहता हूँ, इसलिए तू खुद को अब तैयार कर ले। ठीक है पिताजी, मैं शंकर से विवाह करने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है और जब आप मेरी ये शर्त पूरी करेंगे तभी मैं विवाह करूंगी। रोशनी के शर्त रखने पर रवि किशन हैरान हो जाता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद कुछ सोचते हुए कहता है, अच्छा, क्या शर्त है तेरी? बोल, मैं अभी उसे पूरा कर देता हूँ। ठीक है, तो सुनिए पिताजी, मुझे एक बड़ा और सुंदर सा क्षमादान चाहिए और 7 सोने के सिक्के। बेटी, सोने के सिक्के मांगना तो समझ में आता है, मगर तू बड़े से क्षमादान का क्या करेगी? पिताजी, मुझे अपने कमरे में क्षमादान में मोमबत्तियां जलाना पसंद है, इसीलिए मैं विवाह में अपने साथ 5 सोने के सिक्के और उस क्षमादान को अपने साथ जहेज में लेकर जाना चाहती हूँ। रोशनी की ये बात सुनकर रवि किशन खुशी से अंदर ही अंदर झूम उठा। तभी वो खुशी खुशी कहता है, बस इतनी सी बात? अरे बेटी, अगर उस दिन तू मुझे ये बात बता देती तो मैं काहे का तुझे इतना मारता पीटता। खैर, अब तू चिंता मत कर, मैं अभी बाजार से तुझे एक अच्छा सा क्षमादान ला कर देता हूँ। नहीं पिताजी, बाजार से नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसा क्षमादान मेरे पास हो वैसा किसी के पास न हो, इसीलिए आप किसी कारीगर को यहाँ ले आइए, मैं यहीं उससे अपने पसंद का क्षमादान बनवाऊंगी। ठीक है बेटी, मैं तेरी इतनी सी ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकता हूँ, तू चिंता मत कर, मैं अभी किसी कारीगर को यहाँ भिजवाता हूँ। और फिर कुछ ही देर में रवि किशन बाला नामी गरीब कारीगर को अपने घर भेजता है। तुम कारीगर हो ना, और तुम्हें पिताजी ने यहाँ भेजा है? जी मालकिन, मेरा नाम बाला है और मैं एक कारीगर हूँ। बताइए आपको किस तरह का क्षमादान बनवाना है, मैं बना दूंगा। बाला के ऐसा कहने पर रोशनी तुरंत उठकर इधर उधर देखती है और फिर धीरे से कहती है, सुनो बाला, आज हम यहाँ जो भी बात करेंगे वह हम मेरे और तुम्हारे बीच रहनी चाहिए, समझे तुम? जी ठीक है मालकिन। तो सुनो, मुझे एक विशेष तरह का क्षमादान बनवाना है जो कम से कम इतना तो बड़ा हो कि उसमें कुछ रखा जा सके। मालकिन, बस इतनी सी बात, बस अब आप देखते जाइए, मैं ऐसा क्षमादान आपके लिए बनाऊंगा कि उसमें अच्छा खासा सामान आ जाए। ठीक है, लेकिन याद रहे ये बात हम दोनों के अलावा किसी तीसरे को नहीं पता चलनी चाहिए। और हाँ, ये लो तुम्हारी क्षमादान और इस बात को अपने तक रखने की कीमत। रोशनी बाला को अपने पास रखे उस सोने के सिक्के को दे देती है और बाला उस सिक्के को लेते ही अपने काम पर लग जाता है और फिर काफी देर की मेहनत के बाद एक सुंदर सा क्षमादान बना देता है। मालकिन, मेरा काम हो गया, आपका ये क्षमादान बनकर तैयार है। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ, लेकिन मेरी इस बात को याद रखना। जी मालकिन, आप बेफिक्र रहिए। पिताजी अभी इन कामों में उलझे हुए हैं, इसलिए मुझे अभी ही अपने सारे काम कर लेने चाहिए। हाँ, अभी जाती हूँ मैं।
रोशनी जल्दी से रवि किशन की नजरों से बचकर अपने कमरे में बहुत सारा खाना और पानी लेकर आती है और जल्दी जल्दी उस क्षमादान में रखने लगती है। इससे पहले पिताजी यहाँ आए, जल्दी जल्दी मैं ये काम कर लेती हूँ। रोशनी उन सारी चीजें को उस समाधान में छुपाने के बाद वहां से चली जाती है और दिन यूं ही गुजर जाते हैं। अब विवाह का दिन आ पहुंचा। अच्छा किया जो मैंने रोशनी को पाल पोस कर बड़ा किया। अरे मुझे क्या पता था ये बड़े होकर मेरे लिए सोने की चिड़िया साबित होगी। रवि किशन खुशी से अपने मन में ये सोच रहा होता है, तभी शंकर उससे कहता है, सेठ, जाओ और जाकर अपनी बेटी को यहाँ विवाह के लिए लेकर आओ, समय हो गया है। हाँ बस अभी लेकर आता हूँ। रवि किशन ये कहकर अंदर की तरफ जाता है, मगर उसे रोशनी कहीं भी दिखाई नहीं देती। अरे बेटी रोशनी, कहाँ हो तुम? चलो विवाह का समय हो गया है। हे भगवान, ये लड़की आखिर कहाँ चली गई है? एक काम करता हूँ, मैं इसे यहीं तलाश करता हूँ। यहीं कहीं होगी, आखिर जाएगी कहाँ? रवि किशन परेशानी से रोशनी को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। जबकि वो परेशान होकर घर के अंदर बने आंगन में जाता है। हे भगवान, ये लड़की तो पूरे घर में कहीं नहीं है। कहीं वो भाग तो नहीं गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रवि किशन ये सोचते हुए परेशानी से इधर उधर देख रहा होता है, जब उसकी नजर कुएं के पास जाती है, जहां रोशनी की चप्पलें और कुछ कपड़े पड़े हुए थे। अरे ये चप्पलें और कपड़े तो रोशनी के हैं। रोशनी ने विवाह से बचने के लिए इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तब रवि किशन ये सोचकर परेशान होकर रोने लगता है। हे भगवान, ये अभागन तो मरी, लेकिन अब मेरा क्या होगा? अगर इस शंकर को पता चल गया तो ये शंकर तो मुझे जान से मार डालेगा। अब मैं क्या करूं? अभी रवि किशन शंकर के डर से रो रहा था, तब अचानक वहां शंकर आ जाता है। रवि किशन, कहाँ है तुम्हारी बेटी? आखिर तुम लोगों को आने में इतनी देर क्यों लग रही है? वो शंकर रोशनी ने आत्महत्या कर ली। ये तू क्या कह रहा है सेठ? मैंने तुझे तेरी बेटी से विवाह के बदले में इतना ज्यादा धन दिया और बदले में तेरी बेटी ने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और तेरी बेटी के किए की सजा तुझे जरूर मिलेगी। और आज से तेरा ये घर, खेत और सब कुछ मेरा हुआ। चल निकल यहाँ से। शंकर ये कहकर सेठ रवि किशन से उसका सब कुछ छीन कर उसे घर से निकाल देता है, जबकि वो उसके घर की सारी चीजों को कबाड़ी में बेच देता है, जिसमें वो क्षमादान भी मौजूद था। वाह, कितना सुंदर क्षमादान है। अगर मैं इसे बाजार में ले जाकर बेचूं तो मुझे इसके बहुत सारे पैसे मिलेंगे। कबाड़ी वाला उस समाधान को अच्छी खासी कीमत पर बाजार में बेच देता है। एक दिन वहां से राजकुमार गुजर रहे थे, तभी राजकुमार दीपक की नजर उस क्षमादान पर पड़ती है। अरे वाह, ये क्षमादान तो बहुत सुंदर है। मैं इसे खरीद कर अपने कक्ष में रखूंगा। राजकुमार दीपक उस क्षमादान को खरीद कर अपने कक्ष में रखवा देते हैं और इसे देखते हुए खुद से कहते हैं, इतना सुंदर है ये क्षमादान। पता नहीं किसने इतने सुंदर क्षमादान को बनवाया होगा। वैसे मैंने पहले कभी भी इतना बड़ा और इतना सुंदर क्षमादान नहीं देखा, इसलिए इसे मैं यहाँ ले आया और अब इसके आने से मेरे कक्ष की सुंदरता को 4 चांद लग गए हैं। राजकुमार ये सोचते सोचते अपने कक्ष में सो जाते हैं। अब अगली सुबह महल के नौकर उनका नाश्ता उनके कक्ष में लाते हैं। ठीक है, इसे यहीं रख दो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ तो इसे खा लूंगा। राजकुमार दीपक के कहने पर नौकर नाश्ता रख के वहां से चले जाते हैं, जबकि वो खुद भी हाथ मुंह धोने जाते हैं। और जब कुछ देर बाद वो आते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या? अभी तो यहाँ इतना सारा नाश्ता था, कहाँ गया? सेवकों, सेवकों,
कहाँ गया मेरा सारा नाश्ता? राजकुमार, हमने तो यहीं रखा था आपका सारा नाश्ता। तो अगर तुम लोगों ने यहीं रखा था तो गया कहाँ? पता नहीं राजकुमार, लेकिन हम आपके लिए नाश्ता दोबारा से ले आते हैं। सारे सेवक ये कहकर वहां से चले जाते हैं। और जब रात के समय भी फिर ऐसा ही होता है। सेवकों, ये क्या हो रहा है? आखिर मेरा खाना कहाँ गायब हो जा रहा है? पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, फिर ये सब अचानक से कैसे? हे राजकुमार, छोटा मुंह बड़ी बात। हमें लगता है कि यहाँ किसी भूत प्रेत का साया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग ही खाना लाना भूल गए होगे। राजकुमार दीपक ये कहकर वहां से चले जाते हैं। तब अब हर रोज उनके साथ यही होने लगता है। तब एक सेवक कहता है, हे राजकुमार, जिस दिन से आप इस क्षमादान को अपने कक्ष में लेकर आए हैं, तब से ही ये सारी घटनाएं हो रही हैं। कहीं इस क्षमादान में ही तो किसी भूत प्रेत या आत्मा का साया तो नहीं है? पता नहीं सेवक। खैर, तुम खाना मेरे कक्ष में रख दो, कुछ देर सोने के बाद मैं खा लूंगा। राजकुमार दीपक सेवक को खाना लाने का हुक्म देकर सोने के लिए लेट जाते हैं और अपनी आंखों को बंद करके सोचते हैं। वैसे सच तो यही है कि जब से ये क्षमादान मेरे कक्ष में आया है, तभी से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अब और नहीं, मैं आज रात ही इस रहस्य का पता लगा कर रहूंगा कि आखिर कौन मेरा खाना खाता है। राजकुमार दीपक सोने का नाटक करते हैं, जबकि सेवक खाना रखकर चले जाते हैं। और कुछ देर बाद अंधेरे में धीरे धीरे क्षमादान का खुफिया द्वार खुलता है और उसमें एक साया बाहर आता है। इसका मतलब ये साया ही क्षमादान का है। लेकिन मैं इसे कैसे देखूं? अगर मैंने अपनी पूरी आंख खोली तो उसे पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूं? राजकुमार दीपक ये सोचते हैं, तब वो साया खाना खत्म करने के बाद कहीं गायब हो जाता है और राजकुमार दीपक आंखें बंद किए थे और वो सो जाते हैं। और वो कब सोए उन्हें पता ही नहीं चलता। अगली सुबह उनकी आंख खुलती है। कल इसी क्षमादान से वो साया निकला था। ठीक है, मैं कल तो ना सही, लेकिन आज जरूर उसे पकड़ूंगा, क्योंकि अब बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। राजकुमार दीपक ये सोचते हैं, जबकि दूसरी तरफ कक्ष में खाना लगते ही दोबारा से क्षमादान का द्वार खोलकर एक सुंदर सी लड़की बाहर निकलती है। तब अचानक से वहां राजकुमार आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो लड़की बेहोश हो जाती है। अरे, ये कन्या तो बेहोश हो गई। अरे उठो, आंखें खोलो। क्या हुआ है तुम्हें? आंखें खोलो। राजकुमार दीपक ने ये कहते ही जैसे ही पानी के छींटे उस लड़की पर डाले, वैसे ही उसे होश आ गया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? देखो, तुम मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि तुम कहाँ से आई हो। और अब सच सच बताओ। आप पहले वचन दीजिए कि आप मुझे सजा तो नहीं देंगे जब भी मैं आपको सच बताऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। अब बताओ, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? मेरा नाम रोशनी है और मैं इस क्षमादान में थी। क्या मतलब तुम क्षमादान में थी? मुझे पूरी बात बताओ। और फिर राजकुमार के पूछने पर रोशनी ने उन्हें अपने पिता रवि किशन और शंकर की सारी बात बताई। ओह, तो ये बात थी। तो मतलब तुमने विवाह ना करने के लिए अपने पिता को ऐसा दिखाया कि तुमने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी है, जबकि तुम तभी से उस क्षमादान में छुपी हो। जी राजकुमार, लेकिन आप ये बात किसी को मत बताइए, वरना पिताजी और शंकर मुझे यहाँ से ले जाएंगे और मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। ठीक है, तुम चिंता मत करो। आज से तुम इसी महल के मेरे कक्ष में रहोगी, लेकिन दिन भर तुम्हें इसी क्षमादान में रहना होगा और रात होते ही मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। सच्ची राजकुमार, मैं यहाँ रह सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। अब सुबह होने वाली है, इसलिए अब तुम्हें इस क्षमादान के अंदर जाना होगा, और क्योंकि अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। राजकुमार दीपक ये कहते ही रोशनी दोबारा से उस क्षमादान के अंदर चली गई। अब वो हर रोज दिन भर क्षमादान में रहती और रात होते ही क्षमादान से बाहर आती
और फिर वो दोनों खूब सारी बातें करते। लेकिन एक दिन रोशनी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। हाँ राजकुमार दीपक, मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ। राजकुमार दीपक अपने कक्ष में रोशनी से बातें कर रहे थे। तब बाहर कुछ दासियां उनके कमरे से किसी कन्या की आवाज सुनकर हैरान होती हैं और जाकर राजकुमारी अनामिका को सब कुछ बता देती हैं। राजकुमारी अनामिका राजकुमार दीपक की होने वाली पत्नी थी। अरे दासियों, तुम लोग यहाँ, क्या हुआ? क्या कोई बात है? जी राजकुमारी, हमने असल में राजकुमार दीपक के कक्ष के अंदर किसी कन्या की आती आवाजें सुनी हैं। क्या? ये तुम लोग क्या कह रही हो? हम सच कह रहे हैं राजकुमारी, हमें लगता है राजकुमार दीपक ने अपने कक्ष में किसी कन्या को छुपाया हुआ है। अच्छा, अगर ऐसा है तो जो तुम लोगों में से इस बात का पता लगाएगा उसे मैं बहुत सारा खजाना दूंगी। ठीक है राजकुमारी, मैं आज ही इसी बात का पता करती हूँ। दासी मधु ये कहकर तुरंत राजकुमार की जासूसी करने लग जाती है और एक दिन वो चुपचाप उनके महल में लगे पर्दों के बीच छुपकर सारा सच जान लेती है और फिर सुबह राजकुमारी के पास जाती है। राजकुमारी अनामिका, मैंने राजकुमार और उस कन्या का सारा सच जान लिया है। क्या? बताओ मुझे। राजकुमारी अनामिका, राजकुमार दीपक के कक्ष में वाकई एक कन्या है और वह क्षमादान में रहती है, और तो और वह आपसे भी ज्यादा सुंदर है। दासी मधु की ये बात सुनकर राजकुमारी अनामिका गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अच्छा, तो ये रोशनी मेरे राजकुमार दीपक को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये भूल गई है कि मैं कौन हूँ। खैर, ये लो दासी, तुम्हारी बख्शीश। राजकुमारी अनामिका के कहने पर दासी मधु वहां से चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ कुछ दिनों बाद राजकुमार शिकार पर जाने को तैयार होते हैं। माँ, पिताजी, मैं आज शिकार पर जा रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जब तक मैं महल न लौट आऊं तब तक कोई भी मेरे कक्ष में नहीं जाएगा और ना ही क्षमादान को हाथ लगाएगा। ठीक है पुत्र, आप बेफिक्र रहिए। आपने जो कहा है उस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। राजकुमार दीपक ये कहकर वहां से चले जाते। जबकि ये खबर पाते ही राजकुमारी अनामिका राजमहल आती हैं। पुत्री अनामिका, आप यहाँ? वैसे आज तो राजकुमार दीपक शिकार पर गए हैं। जी महाराज, मुझे पता है, लेकिन मैं उनसे मिलने नहीं बल्कि उनका क्षमादान लेने आई हूँ। वे मुझे पता चला कि बहुत सुंदर सा क्षमादान लेकर आई हैं, तो मैंने सोचा मैं ले आती हूँ। माफ करना पुत्री, लेकिन ये असंभव है क्योंकि पुत्र दीपक ने किसी को भी अपने कक्ष में जाने से मना किया है और साथ ही उस क्षमादान को भी छूने से मना किया है। ओ महारानी, मैं तो राजकुमार की होने वाली पत्नी हूँ, तो कुछ दिनों में वैसे भी उनकी सारी चीजें मेरी होंगी, इसीलिए आप मुझे वह क्षमादान दे दीजिए ना। राजकुमारी अनामिका के इस तरह कहने पर महाराज और महारानी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर महाराज बोले, ठीक है पुत्री, आप राजकुमार के कक्ष से वो क्षमादान ले जाइए। महाराज के कहने पर राजकुमारी अनामिका तुरंत ही उस क्षमादान को अपने साथ अपने महल लेकर चली जाती हैं। अच्छा, तो इसी क्षमादान में वे रोशनी रहती है ना? लेकिन अब मैं वह करूंगी जिससे इस क्षमादान में रहने वाली रोशनी खुद ब खुद बाहर निकलेगी। राजकुमारी अनामिका ये कहकर उस क्षमादान में ढेर सारी मोमबत्तियों को जला देती हैं, जिसकी गर्मी से रोशनी बाहर आने पर मजबूर हो गई थी। अंदर बहुत गर्मी है। गर्मी तो होगी ही, क्योंकि मैंने इस क्षमादान की रोशनी को बाहर निकालने के लिए इतनी सारी मोमबत्तियां जो जलाई हैं।
आप कौन है और आपने ऐसा क्यों किया? ओह, वह मैं तुझे बाद में बताऊंगी, अभी चल मेरे साथ। राजकुमारी अनामिका ये कहकर गुस्से से रोशनी को अपने साथ लिए पहाड़ी पर जाती है। आप कौन है और आप मुझे यहाँ इस पहाड़ी पर क्यों लेकर आई हैं? मैं राजकुमारी अनामिका हूँ और राजकुमार दीपक की होने वाली पत्नी। तुझे क्या लगा था कि तुम मेरे राजकुमार को मुझसे छीन लेगी? कभी नहीं, क्योंकि मैं भी अपने नाम की एक हूँ और अब मैंने तुझे राजकुमार दीपक की जिंदगी से बाहर ना निकाल फेंका तो मेरा नाम भी अनामिका नहीं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आपको गलत फहमी हुई है। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। जाने तो मैं तुझे दूंगी, लेकिन यहाँ से नहीं बल्कि इस दुनिया से। राजकुमारी अनामिका ये कहकर पर वार कर देती है। नहीं, ये आपने क्या किया? वही जो मुझे करना चाहिए था। अब तू मरेगी और फिर मैं बनूंगी राजकुमार दीपक की पत्नी। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे मत मारिए। राजकुमारी अनामिका उसकी कोई भी बात सुने बिना ही पहाड़ी से उसे धक्का दे देती है। चलो, मेरा रास्ता तो अब साफ हुआ। आखिरकार मैंने इस क्षमादान की रोशनी को हमेशा के लिए बुझा दिया। राजकुमारी अनामिका ये कहकर अपने महल जाती है और उस क्षमादान को वैसे ही राजकुमार के कक्ष में पहुंचा देती है। जबकि कुछ देर बाद राजकुमार शिकार से वापस लौटते हैं और वो अपने कक्ष में जाते हैं। रोशनी, मैं शिकार से वापस लौट आया हूँ, तुम अब बाहर आ जाओ। अरे रोशनी, तुम बाहर क्यों नहीं आ रही? राजकुमार दीपक काफी देर से रोशनी के बाहर आने का इंतजार करते हैं, लेकिन वो क्षमादान से बाहर नहीं आती। अरे आखिर बात क्या है? रोशनी तो कभी ऐसा नहीं करती है, तो फिर आज क्यों नहीं बाहर आ रही? एक काम करता हूँ, मैं खुद ही क्षमादान के द्वार को खोलता हूँ। राजकुमार दीपक ये सोचकर जैसे उस क्षमादान का द्वार खोलते हैं वैसे उन्हें अंदर से खाली मिलता है। हे भगवान, ये क्षमादान तो खाली है। आखिर रोशनी कहाँ चली गई? नहीं, वो अपने से तो कहीं नहीं जाती है। मैं अभी सबसे पूछता हूँ। फिर राजकुमार दीपक महल में सबसे पूछते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं बताता। तब वो परेशान होकर अपने माता पिता के पास जाते हैं। क्या हुआ पुत्र, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। जी पिताजी, आप मुझे ये बतलाइए कि मेरे जाने के बाद मेरे कक्ष में जाकर मेरे क्षमादान को किसी ने हाथ लगाया था। क्या हुआ है पुत्र, आखिर ऐसा आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? पहले मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए पिताजी। आखिर किसने मेरे क्षमादान को हाथ लगाया है? और फिर राजकुमार दीपक के पूछने पर महाराज उन्हें सारी बात बताते हैं। अब हमने आपको ये बता दिया है, लेकिन आखिर बात क्या है? उस क्षमादान में ऐसा क्या था? पिताजी, उस क्षमादान में मेरी जिंदगी थी। हाँ, मेरी रोशनी थी, जिससे मैं बहुत प्रेम करता था। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? पुत्र, ये तो मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है, लेकिन आपको सच्चाई सिर्फ राजकुमारी अनामिका ही बता सकती है। महाराज की बात अभी पूरी नहीं हो पाई थी। राजकुमार तुरंत ही राजकुमारी अनामिका के पास चले गए और फिर राजकुमार दीपक रोशनी के बारे में पूछते हैं। अरे राजकुमार दीपक, आप यहाँ? हाँ राजकुमारी, मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं पूछने आया हूँ उसका जवाब आप मुझे जरूर देंगी। जी जी बिल्कुल, पूछिए, आपको क्या पूछना है? और फिर राजकुमार दीपक रोशनी के बारे में पूछते हैं। माफ कीजिएगा राजकुमार, मैं आपके उस क्षमादान को जरूर अपने महल लेकर आई थी, लेकिन मैंने इसमें कोई रोशनी नामक
कन्या को नहीं देखा, और अगर वह होगी भी तो मौका पाते ही कहीं भाग गई होगी। राजकुमारी अनामिका की बात सुनकर राजकुमार दीपक परेशानी से चुपचाप वहां से वापस चले जाते हैं और रोशनी को ढूंढते हुए अपने मन में सोचते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी रोशनी ऐसा नहीं कर सकती है। कुछ तो बात है, कोई तो वजह है। मैं क्या करूं? मुझे हार नहीं माननी। मुझे रोशनी को तलाश करना होगा। राजकुमार दीपक ये सोचकर पागलों की तरह दिन रात हर जगह रोशनी की तलाश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। जबकि दूसरी तरफ रोशनी पहाड़ी से गिरकर एक नदी किनारे जख्मी हालत में पड़ी थी। तब वहां का एक मछुआरा मौजूद था वहां पर। मेरी तो किस्मत ही खराब है। सुबह से मछली पकड़ने बैठा हूँ, लेकिन मजाल है जो एक भी मछली मेरे जाल में फंसी है। अरे ये लड़की कौन है? अरे ये लड़की तो बहुत जख्मी है और शायद जिंदा भी है। ऐसा करता हूँ, मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ और इसका इलाज करता हूँ। हरिया जख्मी रोशनी को अपने घर ले जाकर उसके जख्मों पर जड़ी बूटी लगाता है, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। पुत्री, तू कौन है रे? और तू जख्मी हालात में नदी किनारे कैसे पहुंची? मेरा नाम रोशनी है और मैं एक बेसहारा हूँ। मेरा कोई नहीं है। क्या मतलब है तेरा कोई नहीं है? तेरे माता पिता सब कहाँ हैं? हरिया के पूछने पर रोशनी उसे अपने सौतेले पिता की कहानी सुनाई, जिससे वो परेशान हो गया। कोई बात नहीं पुत्री, आज से तू मेरी पुत्री है, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ। तो क्या तू मुझे अपने पिता मानकर मेरे साथ रहेगी? हाँ, क्योंकि आप ही में मसीहा है जिसने मेरी जान बचाई, तो आज से आप ही मेरे पिता हैं। उस दिन से रोशनी गरीब हरिया के साथ रहती थी, जबकि दूसरी तरफ राजकुमार दीपक दिन रात पागलों की तरह रोशनी की तलाश करते थे और वो एक तालाब के किनारे जाते हैं। तुम कहाँ चली गई हो रोशनी? मेरी जिंदगी में अंधेरा करके, मुझे छोड़ के। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। लौट आओ मेरे पास, वरना मैं मर जाऊंगा। अभी राजकुमार दीपक रोते हुए कह रहे होते हैं, तभी अचानक उनका पैर फिसल जाता है और वो उस तालाब में गिर जाते हैं। उन्हें डूबते देख गांव वाले कहते हैं, अरे बचाओ बचाओ, राजकुमार उस तालाब में डूब रहे हैं। हाँ, बचाओ उन्हें। और फिर सब गांव वाले मिलकर राजकुमार दीपक को उस तालाब से बाहर निकालते हैं और महल लेकर जाते हैं। ये हमारे पुत्र को क्या हुआ है? वो महाराज, दरअसल राजकुमार उस तालाब में गिर गए थे। सारे गांव वाले महाराज को पूरी बात बताकर वहां से चले जाते हैं, जबकि उनके जाते ही राजकुमार दीपक को एक अजीब सी बीमारी हो जाती है, जिसे वो देखते ही देखते कमजोर और बूढ़े होने लगते हैं। महाराज, ये क्या हो रहा है हमारे पुत्र को? पहले तो वे जवान थे, अभी कैसे ये बूढ़े हो रहे हैं? हाँ, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। सैनिकों, अभी के अभी वैद्य जी को यहाँ लेकर आओ। महाराज के हुक्म पर कुछ ही समय में वैद्य जी आकर राजकुमार को देखते हैं। महाराज, मैं जो भी कहूँगा सीधी और सच बात कहूँगा। राजकुमार की ये बीमारी मेरी समझ से बाहर है और मेरे हिसाब से अब इनके पास शायद बहुत कम ही समय बचा है। नहीं वैद्य जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। मैं सच कह रहा हूँ महाराज। अब आप लोग सब्र कीजिए, क्योंकि नियति को भगवान के अलावा कोई नहीं टाल सकता है। वैद्य जी ये कहकर वहां से चले जाते हैं, जबकि ये बात पूरे राज्य में फैल जाती है कि राजकुमार मरने वाले हैं। तब राजा वीर परेशान होकर मंत्री जी से कहते हैं, मैं अपनी आंखों के सामने अपने जवान पुत्र को मरते नहीं देख सकता।
इसलिए मंत्री जी, आप पूरे राज्य में ये घोषणा कर दीजिए कि जो भी मेरे पुत्र को अपनी जड़ी बूटी से बचाएगा, मैं उसे इनाम में माला माल कर दूंगा। और फिर कुछ ही समय में इस बात की घोषणा पूरे राज्य में हो जाती है। तब ये सुनते ही सारे लोग राजकुमार को अपनी अपनी बनाई जड़ी बूटी खिलाते हैं, मगर किसी की जड़ी बूटी से उन्हें आराम नहीं मिलता। तब एक दिन, अरे बेटी रोशनी, सुना तूने, हमारे महाराज के पुत्र की हालत बहुत खराब है और महाराज ने ये घोषणा करवाई है कि जो भी अपनी बनाई जड़ी बूटी से उन्हें देख रेख करेगा वो उसे इनाम देंगे। तो पिताजी, आप भी क्यों नहीं जड़ी बूटी लेकर जाते हैं महाराज के पुत्र के लिए? अरे जब बड़े लोगों की जड़ी बूटियों ने काम नहीं किया तो मुझ गरीब की क्या असर करेगी? ओह पिताजी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? रुकिए, मैं खुद आपके लिए जाने के लिए जड़ी बूटी तैयार करती हूँ। ठीक है बेटी, जैसा ठीक समझो। रोशनी ये कहकर जंगल जाती है और जड़ी बूटी इकट्ठी करती है। तब अचानक उसे वहाँ शंकर देख लेता है। अरे ये तो रोशनी है, लेकिन ये तो मर चुकी थी, फिर यहाँ कैसे आई? अच्छा, इसका मतलब इसने अपने पिता समेत मुझे भी बेवकूफ बनाया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शंकर रोशनी को देख ही सूचित है, जबकि अचानक ही रोशनी की नजर जब शंकर पर पड़ी तो वह तुरंत ही वहां से भाग गई। बेटी तू आ गई? जी पिताजी, ये लीजिए वह जड़ी बूटी, और हाँ, इसे पिलाने के बाद आप राजकुमार को उसी तालाब में डुबकी मरवाने ले जाना, वहाँ मैं भी मौजूद रहूंगी। ठीक है बेटी। हरिया उस जड़ी बूटी को लेकर महल जाता है, लेकिन रास्ते में सारे गांव वाले लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। देखो भाई लोग, बड़े बड़े अमीर लोग तो राजकुमार को ठीक नहीं कर पाए और ये एक गरीब मछुआरा चला है राजकुमार को जड़ी बूटी पिलाने। अरे छोड़ो भाई, गरीबी ऐसी चीज है कि लालच खुद ब खुद मन में आ जाती है। सारे गांव वाले उसे एक से बढ़ के एक ताने मार रहे होते हैं, जबकि वो सबको नजरअंदाज करके महल जाता है। अरे हरिया, तुम यहाँ? क्या तुम भी मेरे पुत्र के लिए जड़ी बूटी लाए हो? जी महाराज, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, बल्कि चलो मेरे साथ। और फिर हरिया राजकुमार के पास जाता है और उन्हें वो जड़ी बूटी पिलाता है, जिससे वो ठीक होने लगते हैं। काका, ये जड़ी बूटी किसने बनाई है? मेरी बेटी रोशनी ने। क्या रोशनी ने? कहीं ये मेरी रोशनी तो नहीं? ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? मैं आपकी बात समझा नहीं। और हरिया को राजकुमार दीपक सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है। ओह, तो ये सच है। खैर, रोशनी ने मुझसे कहा था कि मैं आपको इस जड़ी बूटी को पिलाने के बाद उसी तालाब में डुबकी लगवाऊं, इसलिए आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि रोशनी भी वहीं मौजूद है। फिर राजकुमार दीपक हरिया के साथ वहां जाते हैं और दूसरी तरफ शंकर भी रोशनी की तलाश में वहीं पहुंचता है। और ये खबर जब राजकुमारी अनामिका को पता चली तो गुस्से में वो भी वहां पहुंचती है। राजकुमार, वो रही आपकी रोशनी, लेकिन इससे पहले आपको इस तालाब में डुबकी लगानी होगी। और हरिया के कहते ही राजकुमार तुरंत उस तालाब में डुबकी लगाते हैं। वहां पर एक राक्षस प्रकट होता है। आखिरकार तुम्हें तुम्हारे प्रेम ने बचा ही लिया। क्या मतलब? मैं जल राक्षस हूँ और मैंने तुम्हें इस जगह बार बार अपने प्रेम के लिए रोते देखा था, इसलिए तुम्हें अपनी तरफ खींचकर ये बीमारी दी थी ताकि तुम तक तुम्हारी प्रेमिका पहुंच सके और तुम सब ये देखो। राक्षस ये कहकर अपने जादू से राजकुमारी अनामिका का वो दृश्य दिखाता है जिसमें उन्होंने बेरहमी से रोशनी को मारा था। और ये शंकर, ये भी आज रोशनी को मारने यहाँ आया है।
राक्षस के इस तरह कहने पर राजकुमार दीपक काफी गुस्सा हो जाते हैं। राजकुमारी अनामिका, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कुछ करेंगी, लेकिन आपने जो किया है इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी, और शंकर तुम्हें भी। सैनिकों, ले जाओ इन दोनों को और कैद कर दो। राजकुमार के कहते ही सैनिक उन दोनों को कैद कर लेते हैं, जबकि वो राक्षस भी दोबारा तालाब के अंदर चला जाता है। रोशनी, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पा हूं। मैं भी आपके बिना बहुत तड़पी हूँ। और फिर वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं।